नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आप सभी का स्वागत है। और हमारे साथ दूसरी खिड़की में हैं आप सभी के सुपरिचित वरिष्ठ पत्रकार धीरेन्द्र पुंडीर सर। आज दरअसल हमने इनसे बंगाल पर कुछ कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए ये बातचीत आयोजित की है। एक तो बंगाल की राजनीति ऐसी हो गई है कि भारत की राजनीति में कुछ भी हो रहा है तो वो बंगाल इतनी तेजी से वहां चीजें बदल रही हैं कि भारतीय राजनीति अभी पूरी तरह अगर कहें कि बंगाल केंद्रित हो गई है तो गलत बात नहीं हो। लेकिन 20 सांसदों के ममता बनर्जी का साथ छोड़ने के बाद भी कई तरह के भ्रम हैं। उन भ्रमों का निपटारा करते हैं। नंबर 1, सर, पवार साहब से घड़ी गई, शरद पवार साहब से, उद्धव साहब से धनुष बाण ले लिया दूसरे गुट ने। ममता बनर्जी के पास डबल फूल का जोड़ा रहेगा या जाएगा? देखिए, अभी तक बहुत सारा व्यालोक आपको और आप सब तमाम व्यालोक वाणी के लोगों को मेरी ओर से अभिवादन। दरअसल बड़ा दिलचस्प है ये मामला। अभी हम लोग जहां से सोचना बंद कर देते हैं वहां से इस समय बीजेपी की जो टीम है वो सोच रही। पत्रकारों की बात हो, राजनीतिक सलाहकारों की बात हो या फिर लीगल फ्रेटर्निटी तक भी बात हो, क्योंकि ये साफ तौर पर दिख रहा था कि कुछ परेशानियां होंगी। ममता बनर्जी उस दिन से खामोश बैठी थी जब से उसके सांसद जो है जा रहे थे, खबरें सुन रहे थे। उसकी तरफ से कोई बयान नहीं आया था। आपने देखा होगा अभी तक उसकी तरफ से कोई बयान नहीं आया। शायद एक बार उन्होंने विधायकों के लिए शायद कुछ कहा, लेकिन वो भी नहीं कहा। वो शांति से बैठी थी क्योंकि उनके सलाहकारों ने उनको यकीन दिलाया हुआ था कि चिंता मत करो, हमारे पास सिब्बल सिंघवी है। ये जो है कल्याण बनर्जी, ये जाएगा वहां, पैसा लेके जाएगा, कल्याण हो जाएगा, ये सब अपना ये कहानियां होंगी जो भी। क्योंकि उनके पास या आपके पास या मेरे पास जो एक आइडिया होता है सोचने का कि कोई क्या करेगा, उसके लिए हम उसकी पुरानी स्टाइल देखते हैं, उस समय इस तरह के जो सारी परिस्थितियां वॉच करते हैं और उनके आधार पर फिर हम ये तय कर लेते हैं कि भाई ये ऐसा करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जो अमित शाह की प्रयोगशाला है उसमें वो ये सोचते हैं कि अगर हम वहां होते तो क्या करते। और इसीलिए आप ये देखिए, ममता बनर्जी और उसकी पूरी टीम का जो पूरा ख्याल था, सब लोगों का, पत्रकारों का भी यही था कि भाई जैसे अब सब लोग ऐसे ही तो कह रहे थे, सब लोगों के मीम्स ऐसे ही बन रहे थे कि अब इससे गई, जोड़ा फूल चला गया, ये चला गया, क्योंकि आपने जैसा कहा कि उनका धनुष बाण गया, इनकी घड़ी गई तो इनका। लेकिन वो ये जानते थे, ये 13 मई को एक मुलाकात होती है, छोटी सी मुलाकात है, किसी ने उस फोटो को देखा भी नहीं। मुख्यमंत्री से एक आदमी मिलता है, कुंडू, और मिलता है, फोटो खिंचवाता है, मुख्यमंत्री उसके साथ फोटो आराम से खिंचवाते हैं, चले जाते हैं, लोगों को ध्यान ही नहीं, वो हजारों से खिंचवा रहे हैं तो खत्म। अचानक जब 10 मिनट हो रहे हैं, सारा मीडिया सुबह से लगा हुआ था, संडे को ये हो रहा वो हो रहा और तमाम टूट के अब जाने वाले हैं, और ममता बनर्जी के वकील लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी जो है बड़ी बड़ी सुंदर उन्होंने वो तैयार कर रखी थी दलीलें, जो उन्होंने पहले डी.वाई. चंद्रचूड़ के सामने दी थी, अब इनके सामने देंगे, ये बता देंगे कि साहब ये फेल हो गया, खत्म हो गया। अचानक जब वो स्पीकर के यहाँ जाते हैं तो खबर ये नहीं आती कि उन्होंने अलग होने के लिए दिया, खबर ये आती है कि उन्होंने मिलने के लिए दिया, वो एक पार्टी में मर्ज कर गए। वहां से फिर खेल शुरू होता है, लोग ढूंढते हैं, दौड़ते हैं, हम जैसे लोग भी देखते हैं यार ये पार्टी कौन सी है, नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ढूंढना शुरू करते हैं। मैं देखता हूं उसमें कोई जहांगीर खान लड़ा, हमने कहा यार यही जहांगीर खान होगा, पता चला यार उसको तो 270 वोट मिले, और वो लड़ा भी कैलाश शहर से था, कैलाश शहर के अंदर ही ऊनाकोटी आता है त्रिपुरा में। तो मैं कह रहा यार ये कौन आदमी है। फिर उसके बाद उसका एक और कैंडिडेट मुझे दिखाई दिया। कुल मिला के 2 कैंडिडेट का और एक का ही आता है, अगर आप टाइप करोगे, मैंने तुरंत देखा 2023 में बनी हुई पार्टी वहां लड़ी फला जगह, क्योंकि उसको आप सोशल मीडिया पे भी सर्च नहीं कर पा रहे थे। अब वो रजिस्टर्ड थी, मतलब वो रिकॉग्नाइज नहीं है, मतलब उसको जो राज्य पार्टी स्तर का जो जरूरत होती है वो सब उसकी कोई पूरी नहीं थी। वो एक एनजीओ, जागो टाइप कोई एनजीओ था वो जो काम कर रहा था, उन्होंने खड़े किया। फिर हम लोग ढूंढते हैं कि भाई ये क्या हुआ, तो वो
2/3 जो लोग हैं उनको किसी में मर्ज करना है, वो वॉलेंट्री नहीं जा सकते। इसीलिए 13 मई को जब ये चीज हो चुकी थी कि वहां उनसे ले लिया गया, 28 को फिर खबरें तो और आती है ना, फिर पता चलता है कि 28 मई को ही वो सब लोग मिलके ये उनकी पार्टी कह चुकी, क्योंकि पार्टी थी नहीं, 3 लोग हैं 4 लोग हैं। उन्होंने कहा कि साहब हम लोगों तो इनको स्वीकार कर लिया, और वो इस्तीफा भी दे चुका है। जो फोटो मिला, जो सब चीजें, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, काकोली दास्तीदार को उसका नेता बना दिया। तो इन सब परिचयों में अब आप देखो, उससे पहले जैसे ही वो जा रहे थे, उससे ठीक पहले मैं अभिषेक मनु सिंघवी का एक इंटरव्यू सुन रहा था कि साहब ये नहीं हो पाएगा और ये सब सदस्यता चली जाएगी और ये होगा। उससे पहले, जब तक वो पार्टी में मिलने की खबर आई, उससे पहले आपने देखा होगा कि कपिल सिब्बल भी इसी तरह के अपना बयानबाजी, वो इंतजार कर रहे थे अब आएंगे अब आएंगे। जब ये खेल हुआ तो उनको ही समझ में नहीं आया। अब आप ये देखो, वो सब लोग क्या कर रहे हैं, वो सब लोग ये कह रहे हैं कि साहब ये एब्सर्डिटी है, ये किया जा रहा है, और जो एक टूल्स बनाए जा रहे हैं, डेमोक्रेसी को खत्म किया जा रहा है, एंटी डिफेक्शन लॉ को हम खत्म होते। लेकिन मैंने खुद उस पर लिखा, तनख्वाह साहब पे या उस पे, या अभिषेक मनु सिंघवी की, वो तो ठीक है साहब, लेकिन आप ये बताओ इसमें गैर कानूनी क्या क्या है ताकि हम उसको चलाएं। तो उसका कोई जवाब नहीं आ रहा, क्योंकि उन्होंने कानून के अंदर जो टूल्स हैं उन सब का इस्तेमाल कर लिया। अमित शाह इस बार फिर मास्टर स्ट्रोक मारने तो कामयाब होगी। हालांकि मैं मास्टर स्ट्रोक जैसे शब्दों से बचता हूं, बहुत ही मुझे अजीब लगते हैं, लेकिन ये तो हुआ कि उन्होंने जो बैठा हुआ दिमाग था ममता बनर्जी का, जो ये सोच के बैठी हुई थी, इसीलिए ममता बनर्जी। अब ये क्यों किया गया? आपका सवाल सबसे इंपॉर्टेंट ये हो सकता है कि ये ऐसा क्यों किया। ये इसलिए किया गया क्योंकि अगर हम देखेंगे तो उसमें 3 है, एक प्रस्तावना भी है, एक तो संख्या होगी विधायी, दूसरा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, और तीसरा इनमें विधायी स्ट्रक्चर आता है जो विधानसभा के। तो आप देखेंगे ममता बनर्जी ने 2023-20 के बाद ही एक बड़ा चेंजेस किया था। उन्होंने अपनी पार्टी के संविधान में एक चेंजेस किया था, और उस समय कोई बोल नहीं रहा था, तो जो भी करना था उनको पता, वो खुद ही साइन कर रहे, सब आके साइन कर देते, पढ़ते भी नहीं थे कि उसका नाम है कि उनके बाप का नाम है। वो सब जो है उन्होंने कर दिया, जिसमें इनको ताकत दे दी गई। पार्टी के पास ज्यादा ताकत हुई पार्टी स्ट्रक्चर के बामुकाबले जो विधायी उनका दल है, यानी विधानसभा या लोकसभा राज्यसभा में जो लोग हैं, उनसे ज्यादा ताकत पार्टी के संविधान के तहत उनको दे दी गई। क्योंकि जो बहस होगी, जब कोर्ट में आप जाएंगे तो संविधान पर बहस होगी, जब आप अलग दल की गुट की मांग करेंगे तो उस पर बहस होगी, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पर बहस होगी। और अगर आप ये देखेंगे, ये एकनाथ शिंदे के केस में भी हुआ, ये एनसीपी के केस में भी हुआ। वो सारी चीजें इसलिए बहस का जरिया होगी क्योंकि उसमें वो मजबूत साबित होगी, इसीलिए वो शांति से बैठी थी। और ये बात इनको भी मालूम थी कि ये कोर्ट में जाने पर कोई उल्टा अगर फैसला हो गया तो आपकी पूरी मेहनत हवा में हो जाएगी, और ममता बनर्जी को, जिसको आपने चुनाव में हराया है, अचानक बिना किसी उसके एक हवाई उसके तौर पर खड़ी हो सकती है। हवाओं से नेता बनते हैं, हवाओं से ही भेड़ बनती है, वहां तो कम से कम यही कहा जाता है राजनीति में। क्योंकि ये जो मैं देख रहा था, वो जो शेवाली कुछ करके हैं, जो उसकी अध्यक्ष पार्टी प्रेसिडेंट है एनसीपी की, वो एक मंदिर में बैठी हुई। तो मैंने कहा कि भाई, मैंने लिखा भी था कि अगर ये मंदिर का पता, शेयाली के पास जो फोन आ रहे पूरे हिंदुस्तान से, इस मंदिर का पता पूछने आ रहे कि ऐसी कौन सी देवी मंदिर में शक्ति थी कि जिस जो बेचारी ये गई थी कहने की मेरे किसी एक उम्मीदवार की जमानत बच जाए भगवान, बदले में 20 सांसद दे दिए। बंगाल की सबसे ताकतवर पार्टी बन गई है, उसके बाद बीजेपी का नंबर आता है, पहले नंबर पे वो हो गई है, 20 सांसद है उसके बाद। तो उन्होंने इसलिए किया क्योंकि जो बंटवारा होना है वो चल गया एनसीपी में, और उसमें पता शिवसेना में क्यों चल गया? इसलिए चल गया क्योंकि उसमें कोई ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्लियर नहीं था। जो चुनाव होने थे वो चुनाव के रिकॉर्ड नहीं थे कि भाई यहाँ हर साल होता है ना, हर 2 साल में, या जो भी आपके संविधान में हर दूसरे साल में संविधान चुनाव, वो नहीं हो रहे वहां। तो इसीलिए फाइनली तीसरे उस पर जाना, मैंने बताया ना 3 पे 10 शेड्यूल्स में जो ये है आर्टिकल 4 में ये जाते हैं, तो 3 तरीके से वो डिसाइड करते हैं। तो तीसरा तरीका आता है जिसमें विधायी स्ट्रक्चर से तय होती है, यानी जो लोग चुने गए लोग हैं प्रतिनिधियों से, तो उसमें ये आगे निकल जाते। यहां ये फंस सकते थे।
क्योंकि यहाँ वहां उन दोनों का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इस तरह क्लियर नहीं था, यहाँ क्लियर है। ममता बनर्जी ने इस मामले में साफ किया हुआ, तो लिहाजा इससे आगे दांव खेलते हुए उन्होंने सीधा सीधा मर्जर कर लिया। मर्जर करने पे ये कोई तय नहीं कि आप फला पार्टी में थे, ज्यादा सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि यार एक और आपने जो है गलत तरीका अपना लिया, ये सही नहीं है, ये सब नहीं, लेकिन कानूनन तो सही है, मॉरली नहीं है, तो वो नहीं होगा। क्या है, बहुत सारे लोगों की लॉटरी लग जाती है। आपने कभी कहा जाके उसको कि जिसको 1 करोड़ रुपया मिला कि यार तो देख हमने तो इतने दिन पत्रकारिता की, हम लोग धूम में गए, तुझे एकदम ऐसे मिल गया, तो उसको भी ऐसे ही मिल गया, लॉटरी लग गई। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इन्होंने ये दांव इसलिए अपनाया है। और अब इसमें मेरी समझ, जो मैं सोच रहा हूं, जो मैं आज बल्कि कई सारे लोगों से बात भी कर रहा हूं, वकीलों से भी बात करने की है कि विधान लोकसभा टूट गई अलग तरीके से। इसीलिए मैं हैरान था, अगर आप मेरे लाइव देखोगे तो मैं मेरे लाइव्स में बोल रहा हूं बाकायदा कि मेरे लिए हैरानी की बात है कि एक पार्टी 3 टुकड़ों में कैसे टूटी, जो टूटा वो भी 3 टुकड़ों में टूटा। विधानसभा अलग टूट रही है कि साहब हमारा कोई मतलब नहीं, वो कह रहा था ऋतुव्रता कि हमारा कोई लोकसभा वालों से मतलब नहीं। तो ऐसा कैसे हो सकता है, मैं बार बार ये सोच रहा हूं, मैंने बोला है मेरे लाइव में। और फिर लोकसभा अलग टूट रही है। चलिए मान लिया हमने कहा कि एक राज्य की राजधानी में हो सकती है, राज्य में हो सकती है, केंद्र में होगी, तो दोनों होने एक चाहिए एक साथ। भाई लोकसभा राज्यसभा के तो नेता एक साथ होने चाहिए, मीटिंग आपने देखा होगा एक नहीं है। मस्त रहो, आप अपने काम करो। वो क्या कर रहे हैं, उनको एक अलग फॉर्मूला दिया गया कि आप इस्तीफे देते रहो भाई, अल्टीमेटली चूंकि वहां तो वो चुने जाएंगे। तो इसीलिए अब इस लीगली हमको जो देखना होगा ना व्यालोक, जो सबसे बड़ी चीज है मुझे जो लग रहा है, जिसको मैं भी बहुत उत्सुक हूं, क्योंकि जाना तो ये कोर्ट में ही है। और या जो अभी हमारे स्पीकर, वो कल उन्होंने, ये खबर थी लास्ट में रात में, अपडेट यही थी कि उन्होंने इसके लिए लीगल राय लेनी शुरू कर दी है, उन्होंने इसके लिए लीगल वो मांगा है। तो आप ये सोचिए, एक पार्टी, चूंकि उसमें ये जो क्लॉज है जिसमें वो खुद से मिलना चाहिए, पार्टी में होना चाहिए, वो मर्जर पार्टी का होना चाहिए। तो अल्टीमेटली फिर लड़ाई होगी कि क्या वाकई ये लोग पार्टी हैं या नहीं। अब हम देखेंगे, ये एक दांव चल गया है जिसमें मुझे लगता है कि उनके पास कुछ और भी होगा। 13 मई को ये लोग वो स्थापित कर चुके थे दांव, 28 मई को हो चुका था, लेकिन हम लोगों को 13, 12, 14 जून तक हमारी समझ में नहीं आया था। जी तो सर, एक जरा दर्शकों श्रोताओं के लिए मैं एकदम आसान भाषा में, 20 सांसद टीएमसी के जो अलग हुए, दर्शकों उनका मर्जर हो गया एनसीपी-आई में, अब उन पर एंटी डिफेक्शन लॉ का खतरा है या नहीं, शायद फिलहाल नहीं, इस पर विचार होगा। अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन सर नहीं। वो जो बात आपने कही कि पार्टी कौन है, तो असली पार्टी होने का दावा तो ममता बनर्जी भी करेंगी और ये लोग भी करेंगे। अब एक भ्रम और निराकरण कीजिए कि क्या सांसद सारे इकट्ठे गिने जाएंगे लोकसभा के और राज्यसभा के, और तब 2/3 गिना जाएगा, या लोकसभा अलग है, जैसे विधानसभा अलग टूट रही है, आपने बताया ही कि 3 जगह टूट रहे हैं, एक इस्तीफा दे रहा है, एक कहीं जा रहा है, तो क्या दोनों सदनों के सांसदों को एक साथ जोड़ेंगे या लोकसभा का मामला अलग चलेगा? और सबसे बड़ी बात, जो पहला प्रश्न था मेरा, ईसीआई क्या करेगी, क्योंकि मामला तो उसके पास भी जाएगा, सिंबल किसके पास रहेगा? जी देखिए, जब आपने मर्जर कर दिया तो आप सिंबल पे क्लेम कैसे करेंगे? ठीक बात, चलिए वहां हो गया तय। हाँ, लेकिन तो सिंबल रह गया ममता के पास, सिंबल मान लीजिए ममता के, नहीं, वो सिंबल उसके पास भी छोड़ेंगे नहीं, मैं बता रहा हूं। उसमें जो मेरी समझ कहती है, उसमें ये होगा कि ये पूरी पार्टी मिली है, पार्टी की बड़ी संख्या मिली है ना नई पार्टी में भाई, तो वो पुरानी पार्टी तो पार्टी नहीं है, वो पार्टी का फैक्शन है, वो उसके लिए अप्लाई करे, भले ही उसके लिए अप्लाई करे वो, क्योंकि ये चिन्ह नहीं मांगेंगे भाई, ये तो मर्जर किया है ना पार्टी, तो ये सिर्फ इसके लिए, अपनी वैलिडिटी के लिए, मर्जर के लिए मांगेंगे कि हाँ हम ही पार्टी थे, हम पार्टी का बड़ा फैक्शन थे। ममता बनर्जी और उनके साथ जो 2-4 सांसद बचे हुए हैं, इन लोगों ने मेजर पार्टी का फैसला डिफाई किया है। ये एक वहां जो है लीगली मुझे लगता है लड़ाई होगी। दूसरा, तो कहीं ममता, एक सवाल और सर आप, क्या ममता बनर्जी वाले गुट पर एंटी डिफेक्शन का खतरा तो कहीं नहीं मंडराने लगेगा?
ये अभी मेरे जहन में ये चल रहा है, क्योंकि वो जो है ये सबसे बड़ा सवाल तो ये होगा कि अगर ये असली हो गए तो पार्टी जितना टूट के गई, अब उसमें देखना पड़ेगा उस समय तक पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन उनका क्या कहता है, क्योंकि अभी टीएमसी का जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है उसके आधार पर भी होगा ना। ईसीआई इनको तो छोड़ देगा, तो इसीलिए मुझे लगता है कि एक बड़ी चीज होगी। दूसरा, राज्यसभा के सांसदों को इससे पहले जब पार्टी तय करती है, क्योंकि उसमें ये नहीं है कि वॉलेंटरी है और उसमें किन किन को मिला के पार्टी कहा जाएगा, अभी ये भी नहीं है, अभी ये भी नहीं है। इसीलिए बहुत सारी चीजें हैं, जैसे उसने कह दिया ना, ऋतुप्रता ने कह दिया कि हम तो नहीं मिलेंगे। अब मैं ये सोच रहा था कि है ना, अगर ये नहीं मिलेंगे तो फिर वो पार्टी का कैसे होगा, फिर वो एक पार्टी कैसे होगी। तो इसीलिए ये एक बहुत बड़ा बज्जूका सामने आ गया। अब सब कुछ लोग उससे डरेंगे, कुछ लोग उसके ऊपर जाके बैठ जाएंगे। ये एक ऐसा बज्जूका अमित शाह जी ने अपने खेत में लगा दिया कि भाई अब यहां से घुसना मना है। अब आप देखो, वो फसल खाने वाले लोग तो जा नहीं पाएंगे। अभी इस पर कोर्ट में फैसला होगा कि उस बीजेपी को वोट का राइट दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। पहले तो ईसीआई जाएगी, लेकिन मुझे नहीं लगता ईसीआई पर ये फैसला होगा, तो कोर्ट में ही जाना है सारा, क्योंकि बहुत सारे नए केसेस होंगे। मैं देख रहा था सारे लॉयर्स तक उलझे हुए हैं, चाहे वो एएसजी पुराने रहे हो, सारे आप देखेंगे। महेश जेठमलानी को भी मैं सुन रहा था, अभिषेक मनु सिंघवी तो समझ ही नहीं पा रहा, कह रहा कि ये क्या है, और वो तो एब्सर्डिटी कह ही चुका है कपिल सिब्बल, है ना। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही बड़ा दांव है, जिसमें मुझे लगता है पत्रकारों को भी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा कि भाई अल्टीमेटली ये वो जाति किस तरफ है। लेकिन एक बात जो सबसे बड़ी है कि जो बीजेपी को था, बीजेपी का दो चीजें बीजेपी ने साफ की हैं। एक तो उन्होंने इसको बचा लिया जो उनके ऊपर ये था कि आप सयोनी को कैसे ले लोगे, फला ये सब नाराजगी, उसको थोड़ा सा उन्होंने ठंडा करने की कोशिश की है, क्योंकि इनके साथ इन पे कोई लायबिलिटी नहीं बनेगी कि इनको टिकट ही नहीं देना। भाई तुम्हारी पार्टी एनसीपी से, तुम्हें लड़ना लड़ लो, नहीं लड़ना नहीं लड़ो, जीतोगे जीत जाओगे, नहीं जीतोगे नहीं जीतोगे। 29 तक तुम हमारे साथ हो, 29 के बाद तुम्हारा काम खत्म, पैसा खत्म, है ना, जो कहते हैं खेल खत्म, पैसा खत्म, खेल खत्म। तो इनकी ताकत, इनका जो कार्ड है उसको बीजेपी रिचार्ज नहीं करेगी। ये जिस कार्ड के साथ है, जितना इनके पास फोन नंबर है उस पर बात करते रहो तो उतना करेंगे। अभी ये सवाल जरूर है कि क्या इनको मंत्री बनाया जाएगा नहीं बनाया जाएगा, इसको लेकर जरूर खेल जी। लेकिन मिलाकर दर्शकों श्रोताओं, ये मामला इतना दिलचस्प है और मुझे लगता है कि संविधान के जो विशेषज्ञ हैं और जो कानूनी महारथी हैं वो भी अपना सिर खुजा रहे होंगे कि संविधान वालों ने तो इस सब तरह की घटनाओं को कभी सोचा भी नहीं होगा कि भारत में कभी ऐसी भी स्थिति आएगी कि एक तरफ राज्यसभा सांसदों का क्या होगा। अब लोकसभा के सांसद उधर मर्ज कर गए हैं, उन पर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लागू होगा, लेकिन ममता बनर्जी के गुट में क्या होगा? क्या उनकी पूरी पार्टी को कहा जाएगा कि चलिए अब आप पार्टी नहीं हैं, तो फिर ममता बनर्जी क्या करेंगी? ये इतने मजेदार सवाल हैं और धीरेन्द्र सर ने जो विस्तार से हमें बताया, फिलहाल कुछ भ्रम का निराकरण हुआ होगा। मुझे लगता है आगे जैसे जैसे भ्रम और भी प्रश्न उठेंगे और मुझे सचमुच हंसी आ रही है। ये मतलब इतनी अद्भुत स्थिति है और मजेदार है कि ममता बनर्जी अभी क्या सोच रही होंगी और अमित शाह किस तरह अपनी तिर्यक मुस्कान दे रहे होंगे। ये सब सोचिए, मजा लीजिए, और अगर इस वीडियो में आपको लगा हो कि हमने काम की बात की है तो इसको आगे बढ़ाइए। धीरेन्द्र सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों श्रोताओं, आप हमें चाहें तो इसी आपके पास क्यूआर कोड भी लगा हुआ है और नंबर भी है, तो आप हमें इसी पर अपना दे सकते हैं योगदान। फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।